Yes, today we are going to revise Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. तो बेटा तीन बातें समझनी है केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोविज़न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड व्हाट टू डू विथ कंटिंजेंट एसेट्स, क्या करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंसीज. मीनिंग ऑफ कंटिंजेंसीज, तो कंटिंजेंसी का मतलब हो गया बेटा ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जिसका आउटकम या तो गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. तो कभी ना सोचे कि कंटिंजेंसी मतलब कोई लॉस ही आएगा. कंटिंजेंसी का आउटकम गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. सर तो वो हालात का आउटकम हमें कब पता लगेगा बेटा? वो फ्यूचर में पता लगेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सटर्नल इवेंट्स नोट इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी. ऐसी कुछ घटनाएं जैसे घटित होंगी फ्यूचर में, उनके ऊपर डिपेंड होगा और वो घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. सो कंटिंजेंसीज मीन सिचुएशन और कंडीशंस which may result in gain or loss and which are based on certain external events not in our control of entity. Okay. सो कंटिंजेंसी ऐसे हालात बन रहे हैं कि बेटा हमें गेन हो सकता है. ऐसे हालात बन रहे हैं, 31 मार्च है, मुझे बैलेंस शीट डेट है, मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर बंदे पे जिस पे मैंने क्लेम कर रखा है, मेरा कोई केस चल रहा है, उससे मुझे पैसे मिल सकते हैं, मुझे गेन हो सकता है. तो बेटा उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है नो ट्रीटमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब गेन होगा जब देखा जाएगा. बट ऐसे हालात बन रहे हैं कि मुझे लॉस हो सकता है फ्यूचर में, और हालात आज एग्जिस्ट करने चाहिए, ध्यान रखना. बाकी फ्यूचर में ही कोई लॉस होने वाला है, हालात आज नहीं है तो ठीक है, जब होगा जब देख लेंगे. ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं कि मे भी लॉस हो जाए. तो बेटा उसमें आपको चेक करना है कि उस लॉस के होने के चांसेस क्या है. अगर चांसेस रिमोट है, रिमोट प्रोबेबिलिटी है, जो कि 5% से जनरली कम मानी जाती है, 2-4%, 5% चांस है कि हमारे को कोई लॉस होता है, तो साहब आपको उसका कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस एक एक्सेप्शन है. दूसरा, अगर कोई ऐसे हालात बन रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपका जो होने के चांसेस है लॉस वो मोर देन 50% है, एंड ध्यान रखना, एंड लॉस कैन बी मेजर्ड. तो जहां पर हाईली प्रोबेबल है कि वो आउटकम हमारे ऊपर लॉस आएगा और उस अमाउंट को हम मेजर भी कर सकते हैं विद रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ कुछ, तो इन दैट केस आपको प्रोविजन बना लेना है कंटिंजेंसी के लिए. एग्जाम्पल, हमारे ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, हमारे ऊपर किसी ने लीगल डैमेजेस के लिए क्लेम कर रखा है, बैलेंस शीट डेट पे आउटकम आया नहीं है, बट बैलेंस शीट डेट पे हमें लगने लग गया, वकील ने भी कह दिया है कि साहब हो सकता है 70% चांस है कि हम केस डिफीट होगा और हमको ऊपर डैमेज देने पड़ेंगे. ठीक है, हमने पूछा तुझे क्या लगता है कितने डैमेज, उसने अनुमान बता दिया, मेक दी प्रोविजन फॉर डैमेजेस. और ना चांसेस रिमोट है और ना चांसेस मोर देन 50% है, तो बचा 5% से 45%, सॉरी 5% से 50%. इस केस में आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिखानी है बैलेंस शीट के फुट नोट के पे, जो आप वैसे 11th क्लास में ही पढ़ लिए थे कि भैया कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहाँ दिखाई जाएगी, तो बैलेंस शीट के फुट नोट पे दिखाई जाएगी. बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. वहाँ आप बाइफरगेट नहीं कर पाते थे कि यार ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे शो होगी या इस तरह का लॉस हमके लिए प्रोविजन बनेगा या कुछ नहीं करना है. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटिंजेंसी की सिचुएशन जो है विच कैन आइदर रिजल्ट इन गेन, विच कैन आइदर रिजल्ट इन लॉस. अगर कोई गेन जैसे हालात बन रहे हैं कि फ्यूचर में गेन होगा, ऐसी कोई कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, नो ट्रीटमेंट. बट अगर लॉसेस जैसे हालात बन रहे हैं, तो लॉसेस के केस में अगर आपके चांसेस रिमोट हैं तो भी नो ट्रीटमेंट, जहाँ पे वेरी लो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, जहां चांसेस हाईली प्रोबेबल है, और अगर हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं और आप लॉस को भी मेजर कर सकते हैं तो मेक प्रोविजन. और आपके अगर चांसेस अदर्स हैं, ना रिमोट है ना हाईली प्रोबेबल है, तो उस केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट होगा.
अच्छा, रिमोट चांसेस में एक एक्सेप्शन है, अगर आपने बिल डिस्काउंट करवा रखा है बैंक से तो आपको उसको हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए फुटनोट के नीचे कि हमने इस तरह के बिल डिस्काउंट करा सकते हैं या करा रखे हैं। नाउ मीनिंग्स पे आ जाते हैं बेटा। ये 3 डेफिनेशन ही हमारे स्टैंडर्ड में काम की है, मीनिंग ऑफ प्रोविजन, मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये 3 डेफिनेशन हमारे लिए काम की है, ठीक है। उसके बाद कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा प्रोविज़न का मतलब क्या होता है। तो प्रोविज़न मतलब लाइबिलिटी। तो हमने कह दिया प्रोविज़न मतलब लाइबिलिटी। हाँ सर, प्रोविज़न मीन्स लाइबिलिटी। यस बेटा, प्रोविज़न मीन्स लाइबिलिटी। सर तो क्या क्रेडिटर्स प्रोविज़न है क्या, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है? क्या बैंक लोन प्रोविज़न है क्या, वो एक लाइबिलिटी है? जी नहीं, ये दोनों प्रोविज़न नहीं है। सर फिर? हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ प्रोविज़न मीन्स लाइबिलिटी, लेकिन उनका जो मेजरमेंट हुआ होगा यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो ऐसी लाइबिलिटीज जहाँ पर एस्टिमेशन इन्वॉल्व हो जाए तो वो प्रोविज़न होती है। प्रोविजन मतलब लाइबिलिटीज विच आर मेजर्ड यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। जहां अनुमान का भाव लगा लिया जाए तो वो लाइबिलिटी ना कहला के प्रोविजन में कहलाती है। जैसे कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। तो क्या लीगल डैमेज हो सकता है हमारे ऊपर आ जाए बट हमें उसका अमाउंट का पता नहीं, और इवन हो सकता है कभी कभी इवेंट भी ना आए। आशंकाएं तो है, सिचुएशंस तो बन रही है, कंडीशन बन रही है कि लीगल डैमेज देने पड़ सकते हैं। चांसेस भी 60% है, बट कहीं ना कहीं चांस तो 60% ही है ना। लेकिन सपोज मैंने क्रेडिटर से माल खरीद लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्या इसमें कोई अनुमान लगाया अमाउंट का, या इसमें कोई सेटलमेंट पे भी डाउट है क्या आपको कि देना पड़ सकता है नहीं देना पड़ेगा? तो ये प्योरली लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटीज जहां एस्टिमेशन इन्वॉल्व हो जाए वो क्या हो गए, आपके प्रोविजंस हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? अब आपको लाइबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो लाइबिलिटी मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई घटना घटित हुई है जो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, विच इज टू बी सेटल्ड थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी सेटलमेंट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से होगी, ठीक है। क्या क्रेडिटर की सेटलमेंट रिसोर्स से ही होगी किसी ना किसी? यस, कैश वगैरह या और कुछ दूंगा मैं उसे। क्या क्रेडिटर किसी पास्ट इवेंट से ही बना है? द आंसर इज यस। क्या क्रेडिटर मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? द आंसर इज यस, बराबर है। क्रेडिटर आपका कहीं, और क्या क्रेडिटर में कोई अमाउंट एस्टिमेटेड इन्वॉल्व है या कहीं भी कुछ एस्टिमेट्स है? नहीं है। तो बेटा ये लाइबिलिटी। और अगर इन्हीं 3 कंडीशंस के साथ एस्टिमेशन और लग जाए तो वो लाइबिलिटी ना बन के क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। क्लियर है? मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी मींस पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सर ऊपर कौन सा था बेटा? ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, नीचे पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन से तो मेरा मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी जिसकी 50% तक ही है या 5% से ज़्यादा है, क्योंकि 5 से नीचे तो फिर वो रिमोट प्रोविजन मतलब रिमोट चीज़ होती है, तो वो आपकी ना लाइबिलिटी है ना प्रोविजन है, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होना है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में या तो ऑब्लिगेशन पे ही अभी तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, या हाईली प्रोबेबल नहीं है, यूं कहूँ मोर देन 50% चांस नहीं है, हो सकता है मैं केस हार जाऊँ, 40% चांस है, तो बेटा वो लाइबिलिटी नहीं है, वो फिर ना प्रोविजन है, वो क्या बनेगी आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रोविजन पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। बेटा अगर मैं कहूँ हाँ है मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मुझे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे, बट मैं उसमें इवन एस्टिमेट भी इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इन डेट केस अब आप प्रोविजन बनाओगे कैसे, उसका अमाउंट कैसे तय करोगे? तो क्योंकि हम अमाउंट भी तय नहीं कर पाएंगे और हमें ये भी नहीं पता कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है ना भी देने पड़े, उसका भी एस्टिमेट नहीं लग पा रहा है, तो इन डेट केस वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या हो गया बेटा? एक तो हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब जहां चांसेस आपके 50% तक ही हो किसी कंडीशन के आने के, कंफर्म होने के, ठीक है। या फिर आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
नॉट टू बी सेटल्ड थ्रू रिसोर्सेज, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट उसे रिसोर्सेज से सेटल नहीं करना है, और या फिर अगर सेटल तो करना है रिसोर्सेज से बट आप उसकी अमाउंट रिलायबली मेजर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेट वुड बी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मेजरमेंट कैसे किया जाता है बेटा, तो बड़ा आसान है, आपको जो भी एक्सपेक्टेड लॉस लग रहा है इनटू चांस ऑफ लॉस है, इसका एक क्वेश्चन भी है आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिकल, जिसमें वो लीगल केस में 5 केस पे और 10 केस पे जो भी जीत हार की बात लिख रखी है। अगर कोई एक्सपेक्टेड गेन होता है शुड नॉट बी एस्टिमेटेड वाइल कैलकुलेटिंग फॉर प्रोविजन, या यूं कहूँ शुड नॉट बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग फॉर प्रोविजन। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज पे हमें कोई गेन हो सकता है, हमें गेन हो जाए, ठीक है, तो उसको आपको डिडक्ट नहीं करना है प्रोविजन बनाते समय। हमने एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज हमने कोई इन्वेंट्री लेट सप्लाई करेंगे, हमको पता लग गया 31 मार्च को कि जो ऑर्डर पड़ा है जो हमें अप्रैल में फुलफिल करना है बट हम उसको जून में फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, तो हमको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें लॉस भी आएगा, ठीक है, हमको पेनल्टी लगाएगा अगला आदमी लेट डिलीवरी की, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे हमें प्रॉफिट भी होने वाला है, क्योंकि जब इन्वेंट्री सेल होगी फाइनली जून में तो उस पर तो प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा, तो क्या मैं उस प्रॉफिट को डिडक्ट कर दूंगा कि उस पेनल्टी के प्रोविजन को बनाते वक्त? द आंसर इज नो, ठीक है, हमें किसी भी तरह का गेन डिडक्ट नहीं करना है। बट अगर गेन तो डिडक्ट नहीं करना है, बट अगर कोई काउंटर क्लेम अवेलेबल है जिसको अपन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट प्रोविजन, कि सपोज मेरे ऊपर कोई क्लेम आ रहा है और मैं उस क्लेम की वजह से किसी थर्ड पार्टी को ऑब्लाइज कर सकता हूं, उनको ऊपर काउंटर क्लेम कर सकता हूं, तो अगर वहां से मुझे रिकवरी है जिसकी सर्टेनिटी है, जिसके चांसेस हैं सर्टेन, ठीक है, वर्चुअली सर्टेन है रियलाइजेशन, तो उस केस में फिर आप प्रोविजन में से वो अमाउंट जो आपको वापस रीइंबर्स हो जाएगा, या यूं कहूँ आप फिर से काउंटर क्लेम के थ्रू प्राप्त कर लेंगे, तो वो अमाउंट आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट इवेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में घटी कोई घटना मीन्स एनी इवेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी, इट कैन बी ड्यू टू लॉ, पास्ट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स ऑफ बिजनेस, किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। A past event that was to be a present obligation is called an that made to be a present obligation। ऐसा past event जो आपका present obligation create करता है that is called obligating event। And for an event to be an obligating event, it is necessary that the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the event। कॉन्टिजेंट एसेट्स के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं, इट मीन्स द प्रोबेबल एसेट्स हुज रियलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, दीज आर लाइक इन द नेचर ऑफ कॉन्टिजेंट गेन, ठीक है। एंड सच कॉन्टिजेंट गेन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुटनोट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑनिरस कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दागी कॉन्ट्रैक्ट है, दागी का मतलब हमारे लिए बेकार मतलब हमारे को ज़बरदस्ती जीवन में परेशान करने वाले, हमने ले तो लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट बट इनके ऊपर लॉसेज होने वाले हैं, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, तो जहाँ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा आपने जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेस होंगे देन द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड ऑनिरस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, इनके लिए आपको प्रोविजनिंग कर लेनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। थैंक यू।